आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 4 80 दिन का जो सीरीज था उस 80 दिन का सीरीज में आज हम लोग पार्ट 4 पे जो हम लोग चले आए हैं। ठीक है, और ये आपका हम लोग आज 16वां यानी प्रत्येक सब्जेक्ट से 16वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन जो पहले से हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। ठीक है, यानी ये जो हड़प्पा सभ्यता था, इस हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था। पहले ये बताइए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था। तो 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ था? 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आप कहिएगा कांस्य युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को एक चीज और याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को या निवासियों को, निवासी भी आप कह सकते हैं, निवासी को जो है वह लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। किस धातु का? लोहा। ठीक है, लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो हम लोग का आज का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो आप कहिएगा कांस्य युग की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन किया था। यानी बताइए हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। तो अभी बताया कि हड़प्पा की जो खोज हुआ था कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे कि हड़प्पा का उत्खनन किया था और इसकी खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। तो जब खोज दयाराम साहनी ने किया था तो उत्खनन भी तो यही किए होंगे ना। उत्खनन मतलब खुदाई। क्या होता है? खुदाई। तो खुदाई किसने किया था हड़प्पा सभ्यता का? तो दयाराम साहनी। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में जो है वो इसकी खुदाई किया था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को, वासियों कहने का मतलब अभी आपको बताया लोगों को। ठीक है, यानी सिंधु सभ्यता के लोगों को, सिंधु घाटी के लोगों को, वासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो याद रखिएगा उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था। किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मानव द्वारा प्रयोग या खोजी गई प्रथम धातु क्या था। तो याद रखिएगा तांबा। क्या था? तांबा था। ठीक है, तो इस चीज को आप क्लियर रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता नहीं पूछा जा रहा है, हड़प्पा पूछा जा रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रावी। ठीक है, अगर यहाँ से अगर आपका पूछता कि सिंधु किस नदी के किनारे है या फिर लोथल किस नदी के किनारे है, काली बंगन किस नदी के किनारे है, तो साथ में भी सब आप याद रखिएगा। ठीक है ना, ये चार जो है आप पॉइंट याद रखिएगा। सिंधु किस नदी के किनारे, सॉरी यहाँ से तो ये तो आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंधु जो है ना, सिंधु नदी के किनारे जो है वो मोहनजोदड़ो है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु। या फिर सिंधु नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो मोहनजोदड़ो। उसके से लोथल किस नदी के किनारे? तो भोगवा नदी के किनारे। काली बंगन किस नदी के किनारे? तो सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अगला 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है। ठीक है, तो याद रखिए कि पुरातत्व के अंतर्गत जो वह साहित्य नहीं आता है। देखो पुरातत्व के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो जितने भी उत्खनन जो वस्तुएं होती है वे सभी का हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, मतलब पुरातत्व के अंतर्गत हम लोग उत्खनन, उत्खनन में के दौरान जितने भी वस्तु मिलती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन जो साहित्य है यह एक अलग विद्या है। ठीक है, यह एक अलग विद्या है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे साहित्य जो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर राइट जो है वह ये हो जाएगा।
चलिए अब हम लोग अभी हम प्रारंभ करते हैं हिंदी विषय का, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे हिंदी विषय, कौन सा, हिंदी विषय का 5 क्वेश्चन आज का, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। देखिए एक चीज आप याद रखिएगा कि रॉबिन्सन क्रूसो नाम के व्यक्ति थे। नाम क्या था? रॉबिन्सन क्रूसो। क्या नाम था? रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों तक, कितने वर्षों तक? 16। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्षों तक मनुष्य के मुख नहीं देखा। तो क्वेश्चन पूछेगा रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्षों तक मनुष्य के मुख को नहीं देखा? तो 16 वर्षों तक। उसके बाद से रॉबिन्सन क्रूसो किसने जब 16 वर्षों तक मनुष्य के मुख को नहीं देखा? तो रॉबिन्सन क्रूसो। फिर 16 वर्ष के बाद जब किसके मुख से एक बात सुनी, यानी किसके मुख को देखा 16 वर्ष बाद? तो याद रखिएगा फ्राइडे। किसके? फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए जो है वह राइट आंसर हो जाएगा, फ्राइडे। 2 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से, पेशा करने का मतलब जो है वो उनका वृत्ति, ठीक है। तो पेशा से इनके पिताजी क्या थे? तो व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर बी। अगर इनके पिताजी का नाम पूछता कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था, तो बेनी बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, या किसका मत है? मत मतलब क्या होता है? विचार या फिर कथन। ठीक है, विचार कह सके या कथन कह दिए। ठीक है, कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, या किसका विचार है? तो यह एडिसन का विचार है। किसका विचार है? एडिसन का। देखिए कंफ्यूजन है तो असल एडिसन, असल एडिसन, असल एडिसन। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है, तो आपको कहिएगा सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ठीक है, अच्छा कितने लोगों की बातचीत को अंगूठी में नग मानी गई है? अंगूठी में नग मानी गई है, नग मानी गई है। तो याद रखिएगा 3 है। ठीक है, चलिए तो बताइए असल बातचीत से 2 व्यक्ति में हो सकते, किसका विचार है? तो एडिसन का विचार है। चलिए अगला देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। देखिए युग कहेगा तो भारतेंदु युग। कौन सा? भारतेंदु युग। ठीक है, अगर काल कहेगा तो याद रखिएगा आधुनिक काल, आधुनिक काल, आधुनिक काल। उसकी बाद से अगर शताब्दी कहेगा तो 20वीं शताब्दी। किस शताब्दी के? तो 20वीं शताब्दी के। ठीक है, अच्छा बताइए कि भारतेंदु युग लेखन दृष्टि से कैसा था? तो उर्वर था। कैसा था? उर्वर था। ठीक है, उर्वर था। तो बताइए बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक काल के, किस काल के? आधुनिक काल के रचनाकार थे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा है? तो बोलने से मनुष्य, देखिए तो बोलने से बेन जॉनसन, असल, असल एडिसन। ठीक है, दोनों जो कंफ्यूजन है यहाँ से आके कवर हो जा रहा है कि असल एडिसन, बोलने से बेन जॉनसन, बोलने से बेन जॉनसन, बोलने से बेन जॉनसन, असल एडिसन। ठीक है, तो ये जो है वह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, या किसने कहा है? तो आप कहिएगा बेन जॉनसन ने कहा। किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। अच्छा एक चीज और बताइए, क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है? यानी मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है? तो आप कहिएगा बोलने से। मनुष्य के रूप का साक्षात्कार कैसे होता है? बोलने से होता है। ठीक है, हिंदी का हम लोग 5 विषय क्लियर कर लिए।
अभी हम लोग जियोग्राफी ज्योग्राफी के हम लोग 5 क्वेश्चन जो है आज का हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। प्रथम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित है। अनुसूचित कहने का मतलब अनुसूची में है, यानी कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में उल्लेखित है, ठीक है। तो भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित है, तो याद रखिएगा 22। कितनी भाषा? 22 भाषा जो वो अनुसूचित है, ठीक है। अनुसूचित करने का मतलब ये अब संविधान के 8वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जो वह उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो भारत में कितनी भाषाओं का जो है वह, कितनी भाषाएं अनुसूचित है, तो आप कहिएगा 22। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वो कौन है, तो गोवा है। कौन है? गोवा है, ठीक है। अगर यहाँ पे जनसंख्या के दृष्टि से कहता कि जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, तो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। कौन है? सिक्किम है, ठीक है। अगर यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा राज्य कहता तो आप कहते उत्तर प्रदेश। क्या कहते? उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पे क्या करे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो आप याद रखिएगा गोवा है। कौन है? गोवा है। अगर पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य कौन है, तो आप क्या कहिएगा? गोवा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बड़ा राज्य पूछेगा, भारत का बड़ा राज्य क्या है, तो आप क्या कहिएगा? राजस्थान, ठीक है। राजस्थान। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। अगर छोटा राज्य कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से कि छोटा राज्य कौन है, तब आप क्या बोलते हैं, तो गोवा। बड़ा राज्य कौन है, बड़ा राज्य कौन है, तो राजस्थान। कौन है? राजस्थान। तो इस सभी पॉइंट को क्लियर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। जनगणना प्रत्येक कितने वर्षों के बाद होती है, तो जनगणना जो है प्रत्येक कितने वर्षों के बाद होती है, तो 10 वर्षों के बाद, ठीक है। अगर पूछेगा कि भारत की पहली जनगणना कब हुई, कि वैसे यहाँ पे पहली संपूर्ण या फिर पूर्ण लगाकर पूछेगा, ठीक है। कि भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तो आप कहिएगा 1881 में। कब हुई थी? 1881। फिर कब हुआ होगा, तो 10 साल जोड़ेंगे तो 1891। फिर इसमें 10 साल जोड़ेंगे 1901, फिर 1911, 1921, ऐसे करके जनगणना जो है 10-10 वर्षों के बाद होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या विस्फोट की अवधि जाना जाता है, यानी जनसंख्या विस्फोट की अवधि को हम लोग किस रूप में जानते हैं, तो देखिए अवधि जो है ना जनसंख्या वृद्धि की, ठीक है। जनसंख्या, पहले आप ऐसे समझिए कि जनसंख्या वृद्धि की 4 अवधि है, यानी अवधि कह सकते हैं, अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्था है? 4। जो पहला है उसमें 1901 से लेकर 1921 तक होता है। दूसरा 1921 से 51 तक। तीसरा 1951 से 81 तक। और चौथा 1981 से वर्तमान तक। तो 1901 से 21 तक क्या हुआ था, तो ऋणात्मक था। क्या था? यानी उस समय जो समझ सकते हैं कि जनसंख्या जो था ना, वो ऋणात्मक दर्ज किया गया था। कैसे ऋणात्मक? खास तौर पे 1911 से 1921 के बीच ऋणात्मक दर्ज की गई थी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस अवधि के दौरान या फिर किस वर्ष जनसंख्या ऋणात्मक दर्ज की गई थी, तो 1911 से 1921। 1921 से 1951 को हम लोग स्थिर वृद्धि के नाम से जानते हैं। यानी स्थिर वृद्धि कहने का मतलब कि धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी जनसंख्या में, स्थिर धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी। लेकिन 1951 से
1981 तक क्या हुआ, तो अचानक जनसंख्या बढ़ गया, यानी इसी को जो हम लोग जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जानते हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में किसे जानते हैं, तो 1951 से 1981 को। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्लियर, ज्योग्राफी का आपका 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो कल हम आपको बताए थे कि भारतीय संविधान किसने बनाया, तो भारतीय संविधान किसने बनाया, तो संविधान सभा, या फिर कह सकते हैं भारतीय संविधान सभा। किसने बनाया, भारतीय संविधान सभा। उसके बाद से भारतीय संविधान सभा का जो गठन है, निर्माण है, किस योजना के तहत, तो बताए थे कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था, तो आपको बताए थे 1946 में। इसका सदस्य कौन कौन थे, तो अलेक्जेंडर थे, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, उसके बाद से और कौन थे, तो और भी याद रखिएगा। उसके बाद से एक लॉरेंस थे, पैथिक लॉरेंस। कौन थे, पैथिक लॉरेंस। लेकिन पूछेगा कि अध्यक्ष कौन थे, कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कौन थे, तो आपको कहिएगा पैथिक लॉरेंस। कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के हम लोग क्वेश्चन में। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो कल भी हम लोग देखे थे कैबिनेट मिशन प्लान 1946। प्लान को जो है ना हम लोग हिंदी में योजना कहते हैं। ठीक है, तो पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ, तो 1946। यानी जो कैबिनेट मिशन आया था कि हमें भारतीय संविधान सभा बनाना है, क्या बनाना है, भारतीय संविधान सभा। तो ये जो भारतीय संविधान सभा बनाना है, इसका गठन जो है वह कब किया जाता है, तो 1946, यानी आप कह सकते हैं कि संविधान सभा बनाया गया था। ठीक है, संविधान सभा कब बनाया गया था, तो संविधान सभा जो 1946 में बनाया गया था। ठीक है, आगे आते हैं कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार यानी सलाह किसने दिया था संविधान सभा का, तो याद रखिएगा बी.एन. राव ने। किसने, बी.एन. राव। ठीक है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव थे। कौन थे, बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर जो है डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आज हम लोग देख लिए पॉलिटिकल में। सबसे पहले आपको बताएं, सबसे पहला क्वेश्चन मिला कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था, तो कैबिनेट मिशन प्लान, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद से फिर अगला पॉइंट हम लोग देखे कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किस वर्ष हुआ, तो 1946 में, ऑप्शन नंबर सी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी.एन. राव। सलाह किसने दिया था, तो बी.एन. राव ने दिया था। ठीक है, उसके बाद से आगे है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो संविधान सभा का जो उद्घाटन हुआ था, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 3 बैठक हुआ था। जो प्रथम बैठक था ना, वो 9 दिसंबर 1946 को। तो उस समय जो अध्यक्ष बनाया गया था वह सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, सच्चिदानंद सिन्हा। तो उस समय कह रहे कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी जवाब राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे, तो कुल जब 389। कितने, 389। ठीक है, लेकिन जब बंटवारा होता है तो घट कर जो 299 हो जाते हैं। कितना हो जाता है, 299। इस 389 में 15 जो सदस्य थी वो महिला थी। कौन थी, महिला थी। तो ये सब याद रखिएगा। पॉलिटिकल साइंस की आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया आज का। चलिए आगे देखते हैं संस्कृत का। संस्कृत विषय का आज हम लोग 5 प्रश्न को देखेंगे। उससे पहले एक चीज आपको हम सूचना दे देते हैं कि जो प्रथम पाठ है संस्कृत का,
प्रथम पाठ है तपोवने ब्रह्मचारी, तपोवन में ब्रह्मचारी। ठीक है, तपोवन ब्रह्मचारी यानी तपोवन में ब्रह्मचारी, ये पाठ जो आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप उस वीडियो को जब बढ़िया से देख लीजिएगा, ये सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि उदयन उदयन यानी उदयन मंत्री को आश्रित, यानी इसका अर्थ हुआ कि उदयन मंत्री यानी उदयन का मंत्री कौन था। उदयन का मंत्री कौन था? तो उदयन का मंत्री यज्ञनारायण था। उदयन कहाँ का राजा था? उदयन कहाँ का राजा था? तो वत्सराज का। ठीक है, वत्सराज था उदयन। उदयन की पत्नी का नाम क्या था? तो वासव दत्ता था। क्या नाम था? वासव दत्ता। वासव दत्ता कहाँ की रानी थी? तो अवंतिका की। कहाँ की रानी थी? अवंतिका की रानी थी। इसे जो है वह आर्या कहा गया है। क्या कहा गया है? आर्या से संबोधित किया गया। किसको? वासव दत्ता यानी अवंतिका को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ स्वप्नवासो दत्त नाटकस्य कस्मिन् अंकः उद्धितः अस्ति, यानी तपोवन ब्रह्मचारी जो पाठ है वह स्वप्नवासो दत्त के नाटक के किस अंक से संकलित है? ठीक है, किस अंक से संकलित है? तो तपोवन ब्रह्मचारी जो पाठ है वह स्वप्नवासव के नाटक के, स्वप्नवासव नाटक के किस अंक से संकलित है? तो आपको बताए थे कि तपोवन ब्रह्मचारी कहाँ से संकलित है? तो स्वप्नवासो दत्त से संकलित है। दोनों का लेखक कौन है? तो भास है। कौन है? भास। भास के 13 नाटक मिलते हैं। ठीक है, तो इस स्वप्नवासो दत्त में कुल 6 अंक है। कितना? कुल जो है 6 अंक है। तो इस 6 अंक में से जो प्रथम अंक है, इस प्रथम अंक से जो तपोवन ब्रह्मचारी संकलित है। ठीक है, तो अब बताइए आप, तपोवन ब्रह्मचारी पाठ स्वप्नवासो दत्तम नाटक के किस अंक से संकलित है? तो याद रखिएगा प्रथम अंक से। ऑप्शन नंबर सी जवाब राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट में आते हैं कि तपोवन ब्रह्मचारी पाठ स्वप्नवासो दत्तम नाटक के किस अंक से संकलित है? तो प्रथम, यानी उसी चीज को हिंदी में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कुत्र विश्व विश्रब्धम हरिनास हरिना हरिना चरती। ठीक है, यानी जो हरिण जो है, यानी हिरण जो है, हरिण हरिण जो है वह बिना डरे कहाँ चरती है? कहाँ चर रही है? कहाँ चरती है? तो याद रखिएगा हरिण जो है वह बिना डरे जो है तपोवन में चल रही है। कहाँ चल रही है? तपोवन में। अभी कहानी आपको याद होगा कि जब ब्रह्मचारी जो है वह मध्याह्न में यानी दोपहर में आता है। कब आता है? दोपहर में। जब ब्रह्मचारी दोपहर में आता है तो वह काफी थक गया रहता है, तो उसको जो है वो अनुमान लगता है कि अच्छा यहाँ पे जो है वह जरूर तपोवन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हरिण जो है वह बिना डरे जो है वह चल रहे हैं। ठीक है, तो हरिण जो है कहाँ चल रहे थे? तो तपोवन में। चलिए, हरिण जो है वह कहाँ चल रहे थे? तपोवन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो संस्कृत का ये आपका 5 वीडियो कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि किस विटामिन के कारण, यानी अभी हम लोग होम साइंस में आ चुके हैं। होम साइंस की अब हम लोग 5 क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो होम साइंस के 5 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है? अस्थि मतलब होता है हड्डी। क्या होता है? हड्डी। ठीक है, तो किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की जो हड्डी है वो मुड़ जाती है? तो याद रखिएगा विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। और ये विटामिन डी कहाँ से मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से। कहाँ से? सूर्य के प्रकाश से जो हमें क्या मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है। अगर ये मान लेते हैं कि विटामिन डी नहीं मिलेगा बच्चों को, तो उसकी जो हड्डी है, बच्चों की, नवजात शिशु की जो हड्डी है वह मुड़ जाएगा। ठीक है, वह मुड़ सकता है, मुड़ जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विटामिन डी। आगे देखिए, यही क्वेश्चन दे दिया गया है कि सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन मिलते हैं? तो याद रखिएगा सूर्य की रोशनी से विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है? तो बच्चों की हड्डियां मुड़
जाती है और ठीक से विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा दोनों पॉइंट। आगे है कि एड्स जो है वो कैसे फैलता है। करेक्ट क्वेश्चन कि एड्स कैसे फैलता है, तो संक्रमित सुइयों से जो है एड्स फैलता है। ठीक है, एड्स कैसे फैलते हैं, तो संक्रमित सुइयों से। प्रसव उपरांत, प्रसव उपरांत कहने का मतलब देखो, प्रसव मतलब होता है डिलीवरी, ठीक है ना, यानी गर्भवती प्रसव किसे कहते हैं, तो इस 2 नंबर में पूछता है, तो आप याद रखिएगा गर्भवती माता के द्वारा बच्चों का जन्म देना प्रसव कहलाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रसव उपरांत यानी प्रसव के बाद देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है, तो माँ की भी देखभाल की जाती है, शिशु को भी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों की। यानी जब डिलीवरी हो जाता है तो उसके बाद से माँ और शिशु दोनों की देखभाल जरूरी है, दोनों की देखभाल की जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों को वैकल्पिक देख रेख करने की आवश्यकता कब महसूस होती है। अब वैकल्पिक देख रेख क्या है, तो पहले इसको देखते हैं। वैकल्पिक, वैकल्पिक देख रेख, वैकल्पिक देख रेख कहने का मतलब है कि बच्चों को जो है वह दूसरों के पास पालन पोषण के लिए दे देना। ठीक है, मतलब दूसरों के पास बच्चों को लालन पोषण के लिए दे देना, यही क्या कहलाता है, वैकल्पिक देख रेख। तो मतलब ये बच्चों के वैकल्पिक देख रेख करने की आवश्यकता कब महसूस होती है, तो कह रहे कि माता पिता के घर से बाहर कार्य करना, यानी मान लेते कि जब माता पिता जो है वह घर से बाहर काम करने के लिए जाएंगे, तो छोटा बच्चा को घर में अकेले छोड़ कर थोड़ी ना जाएंगे, उसको दूसरों को दे देंगे, वैकल्पिक देख की आवश्यकता हो गई। माता पिता की मृत्यु होने पर, मान लेते हैं कि माता पिता मृत्यु हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो फिर उसकी वैकल्पिक यानी उसे देख रेख के लिए दूसरे को दे देंगे, ये भी सही है। छोटे एकांकी परिवार होने के कारण, यानी जब परिवार में मतलब बाकी ज़्यादा लोग नहीं होते हैं, छोटा परिवार होता है, तो इस कारण से बच्चों को लालन पोषण के लिए दूसरे किसी को दे दिया जाता है, फिर बाद में जाकर आप उसे ला सकते हैं। ठीक है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इंग्लिश में। ठीक है, और इंग्लिश का जो हम लोग 5 जो क्वेश्चन है उसको अभी हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं यहाँ से। करें कि जॉन डन इज वेल नॉन फॉर हिज, यानी जॉन डन ये कौन है, तो याद रखिएगा एक पोएट है। स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता का, पोएम का वो कौन है, पोइट है। ठीक है, तो जॉन डन इज वेल नॉन फॉर हिज, यानी उनके डैश के लिए उन्हें जाना जाता है। ठीक है, तो सॉन्ग एंड सोनेट्स यानी ये सब उनका क्या था, तो कलेक्शन था, रचना था, ये सब आप याद रखिए। जॉन डन की कलेक्शन कौन है, तो सॉन्ग एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड एलिगीज, सेरमन्स और ऑल ऑफ दिस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी कोई सिंगल करके ये दे सकता है, बाकी 3 को दूसरा दे देगा, ये दे सकता है, ये 3 को दूसरा दे देगा, ऐसे करके भी क्वेश्चन देता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जॉन डन के जो कलेक्शन है, जॉन डन के जो कलेक्शंस है वह 3 है, सॉन्ग एंड सोनेट, सटायर्स एंड द एलिगीज और sermons, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ लवर्स नेवर पार्ट अवे, यानी किस प्रकार के जो जोड़े हैं, ठीक है ना, जो लवर्स है वो कभी जुदा नहीं होते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के, तो याद रखिएगा हमेशा ट्रू लवर्स, कैसा, तो ट्रू लवर्स। ठीक है, किस प्रकार के जो लवर्स है वो कभी एक दूसरे से पार्ट अवे यानी अलग नहीं होते हैं, तो ट्रू लवर्स। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पे। दे हु कीप वन अनदर अलाइव कैन नेवर बी पार्टेड। ठीक है, तो बी पार्टेड यानी जो हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं उन्हें कभी भी क्या नहीं किया जा सकता है, तो जुदा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि वाल्ट विटमैन। अब वाल्ट विटमैन कौन है, तो ये आपकी किताब में जो पोइट्री सेक्शन है उसका दूसरा, ठीक है ना,
दूसरा कविता का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, इस कविता का जो पोएट है उनका नाम है वाल्ट विटमैन। क्या नाम है? वाल्ट विटमैन। तो वाल्ट विटमैन जो है, इनकी फर्स्ट पब्लिश्ड, यानी वाल्ट विटमैन का जो पहली जो है वह प्रकाशित हुआ था लिव्स ऑफ ग्रास, यानी इनकी एक रचना है, कलेक्शन है लिव्स ऑफ ग्रास। यह अपने खुद के एक्सपेंस यानी अपने खुद के खर्चा से इसको प्रकाशित किए थे। कब प्रकाशित किए थे? तो 1855 में। कब प्रकाशित किए थे? 1855 में। तो 4 का जो है ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर है कि एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, यानी और जो मैं सोच रहा हूँ, सोचता हूँ, वह तुम भी जो वह विचार करते हो, सोचते हो, यह किसने कहा है? तो याद रखिएगा, वाल्ट विटमैन। किसने कहा है? वाल्ट विटमैन। यानी ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ठीक है, तो हम लोग टोटल जो है वह 4 दिन का हम लोग क्लास कर चुके, हर प्रत्येक सब्जेक्ट से। ठीक है ना? प्रत्येक प्रत्येक सब्जेक्ट से हम लोग कितना 20-20 क्वेश्चन क्लियर कर लिए। अगर आपका 5 सब्जेक्ट होगा तो 100 क्वेश्चन जो आपका पूरा हो गया होगा। कल जो है वह इसका टेस्ट चलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं कल के वीडियो में।